इतिहास को खत्म करने के बाद राजनीति का भी 4 पाठ बिल्कुल समाप्त हो चुका है और राजनीति का ये अंतिम पाठ है। जो छोड़ा उसका समझेगा एग्जाम एकदम बेकार हो जाएगा, निश्चित रूप से गारंटी है बाबू। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, हर साल बिहार बोर्ड से पूछता है क्वेश्चन, ऐसा कोनो साल नहीं गया है जो इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा। आइए तैयारी करने के लिए बाबू रे, पहला प्रश्न हम लोग का आज का है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच आपसी टकराव से लोकतंत्र कैसे प्रभावित होता है। घरे में माँ या बाबूजी के बीच झगड़ा होता है तो उसका प्रभाव धिया पुता पे भी पड़ता है कि नहीं पड़ता है। सेम केंद्र सरकार और राज्य सरकार, 2 सरकारें होती है। जब देश की केंद्र सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच लड़ाई या अनबन होती है, जब देश की केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोनो युद्ध और तोप चलता है, नहीं, बात का लड़ाई चलता है, बात से, मुंह से। जब देश की केंद्र और राज्य सरकार के बीच लड़ाई या अनबन होती है तो इसका बुरा असर देश के विकास पर पड़ता है। पहला बात याद रखना है कि जब देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराव होता है तो इसका असर हमारे देश पर पड़ता है, देश का विकास कम हो जाता है। ठीक है, दोनों सरकार जनता की भलाई के लिए काम करती है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। दोनों सरकार का काम जनता के भलाई के लिए काम करना है। लेकिन जब ये आपस में उलझ जाती है तो इससे बहुत सारा योजना और कानून समय पर लागू नहीं हो पाता है। जब दोनों सरकार आपस में मतलब लग जाती है तो किसी भी तरह का कार्य जो है देश में और राज्य में नहीं हो पाता है। इतना बात आपको बस सेट करके चलना है दिमाग में। बात को खाली ओरियाइए, जितना ओरियाइएगा बात को उतना ज्यादा ओरियाइएगा, लेकिन ध्यान देख के बाबू पढ़िए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग का हो गया। आप लोग चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, परिवारवाद और वंशवाद क्या है। कितनों स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा ना बाबू, जब तक हमारा बोली यानी हमारा लोल से निकला हुआ शब्द को नहीं पकड़िएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, देखिए परिवारवाद या वंशवाद किसको कहते हैं। जब किसी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता योग्यता को न देकर सिर्फ अपने ही बेटा बेटी पत्नी या रिश्तेदारों को आगे बढ़ाते हैं। जब कोई राजनीतिक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी उस पार्टी के सबसे बड़े मुखिया होते हैं, है ना, जब किसी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता, ऐसा भी लिखिएगा, जब किसी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता योग्यता नहीं देखकर सिर्फ बेटा बेटी पत्नी रिश्तेदार को ही आगे बढ़ाते हैं और टिकट देते हैं, इसे ही परिवारवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवारवाद कहते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होता है बाबू रे, पार्टी के मेहनती और ईमानदार कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। आपके लिए हम 20 वर्ष झंडा ढोए, लेकिन चुनाव लड़ने का बात आया तो आप अपना भतीजी को टिकट दे दिए। तो बताइए हम विधायक बन पाएंगे? नहीं ना बन पाएंगे। वैसे भी हमको नहीं बनना है, लेकिन एगो बात है तो यही बात है, जब किसी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता योग्यता को न देखकर सिर्फ अपने ही बेटा बेटी पत्नी या रिश्तेदार को आगे बढ़ाते हैं, हाँ, इसे ही परिवारवाद कहते हैं। इसके कारण पार्टी के बहुत सारे ईमानदार और मेहनती कार्यकर्ता पीछे छूट जाते हैं। ऐसे लिखिएगा। ठीक है बाबू, चलिए आर्थिक अपराध का अर्थ स्पष्ट करिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, गैर कानूनी तरीका से जैसे कि मान लीजिए शराब बंद है और लोग शराब बेच रहा है, ये क्या हुआ बताओ? आर्थिक अपराध। दहेज के लिए पत्नी को मार दिया, ये क्या हुआ? आर्थिक अपराध। किसी को पैसा ठग लिया, क्या हुआ? आर्थिक अपराध, है ना। कहीं किसी के घर में डाका डाल दिया, चोरी कर लिया, क्या हुआ? आर्थिक अपराध। तो याद रखना है कि गैर कानूनी तरीका से पैसा कमाना या देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, गैर कानूनी तरीका से पैसा कमाना या देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ही आर्थिक अपराध कहलाता है। जैसे भ्रष्टाचार करना, टैक्स चोरी करना, बैंक फ्रॉड करना, विदेशों में काला धन छिपाना, इससे देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है? बहुत कमजोर हो जाती है। ठीक है, और ये अधिकतर भ्रष्टाचार तो आप देख ही रहे हैं, सभी सरकारी ऑफिस में भ्रष्टाचार है। टैक्स चोरी करता है आदमी, बेचता है 2 करोड़ का माल, कहता हम 1 करोड़ बेचे हैं, 1 करोड़ का घपला कर लेता है टैक्स का, टैक्स नहीं देता है। बैंक फ्रॉड करता है लोग, बहुत आदमी, है ना। विदेशों में यहाँ पे बेईमानी से धन कमा के सारा पैसा अपना विदेश में ले जाके जमा कर देता है। इससे क्या होता है? देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ ली।
गैर कानूनी तरीका से पैसा कमाना तथा देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ही आर्थिक अपराध कहलाता है। जैसे सरकारी पैसा का भ्रष्टाचार करना, टैक्स चोरी करना, बैंक में लूटपाट करना, विदेशों में काला धन जमा करना, इससे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। समझ में आई बात? वो विद्यार्थी भी कमजोर होता है जो मास्टर के बात को नहीं समझ करके अपने में लगल रहता है। अभी भी मौका है बाबू, ध्यान दीजिए। अब है सूचना का अधिकार। अब ये कानून सबसे पहले कब बना था? कब बना? कमेंट में लिखिए कब बना। ठीक है, कहां सबसे पहले बना, कब और कहां सबसे पहले बना, ये लिखना है आपको। और उसके बाद लिखना है कि लागू कब हुआ, देश में लागू कब हुआ, ये कमेंट करके आप लोग बताइए। कब बना, सबसे पहली बारी कब बना आरटीआई, और उसके बाद कहां पे बना था सबसे पहले, दो बात, और तीसरा बात किसको लागू कब किया गया। तीनों बात जो है कमेंट में आप लिख करके बताइए, समझे कि नहीं। अब याद रखना है, देखिए सूचना का अधिकार कानून का मतलब क्या होता है। देखिए, यह कानून जनता को ताकत देता है। पहला लाइन क्या लिखिएगा, यह कानून जनता को ताकत देता है। वह सरकार के किसी भी काम या खर्च का रिकॉर्ड मांग सकता है, यानी जनता सरकार के कोई भी काम, कोई भी रिकॉर्ड को जनता मांग सकती है। ठीक है, याद रखिएगा, यह कानून जनता को ताकत देता है। जनता इस कानून के बदौलत सरकार से उसके काम और रिकॉर्ड को मांग सकता है, सरकार के काम या खर्च के रिकॉर्ड को मांग सकता है। जब नेताओं और अफसरों को पता होता है कि जनता उनसे कभी भी हिसाब मांग सकती है, जब नेता को और ऑफिसर को पता चल जाए कि हम जो कोनो काम करेंगे या सड़क बनाएंगे, नाली बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, तो जनता को इसका हमको देना पड़ेगा हिसाब। तो इससे क्या होता है, तो बेईमानी करने से नेता भी डरता है और अफसर भी डरता है ना। यह कानून भ्रष्टाचार को रोकता है और लोकतंत्र की रक्षा करता है। अंत में लिखना पड़ेगा, यह कानून लोकतंत्र को मजबूत करता है और भ्रष्टाचार को रोकता है। मिला जुला के बात बुझे गए होंगे आप सब। सूचना का कानून वह कानून है जो जनता को ताकत देता है। जनता सरकार के खर्च, है ना, जनता सरकार के खर्च और काम का रिकॉर्ड मांग सकता है। जब नेताओं और अफसर को लगने लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका हिसाब हमें जनता को देना पड़ेगा, तो नेता और सरकार दोनों बेईमानी करने से डरते हैं। इससे देश का लोकतंत्र भी मजबूत होता है और भ्रष्टाचार भी खत्म होता है। इतना बात को आपको लिखना है। ठीक है, गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब 2 या 3 पार्टी मिलकर सरकार बनाती है तो बहुत कमजोर होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से देश के भले के लिए कड़े फैसले नहीं ले पाते। मान लीजिए, देखिए गठबंधन की राजनीति किसको कहते हैं कि मान लीजिए कि देश में 572 गो सांसद है। कितने बाबूरे? 572 गो। और किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए, है ना, 243 गो सीट चाहिए। सॉरी, 543 गो है, 272 गो सीट चाहिए। ठीक है, टोटल सीट कितना है? 543, जिसमें से 272 गो सीट चाहिए किसी को सरकार बनाने। मान लीजिए 100 गो सीट आ गया भाजपा को। ठीक है, मान लीजिए 100 गो सीट आ गया भाजपा को, है ना, 100 गो सीट आ गया मान लीजिए जदयू को, है। अब मान लीजिए 72 गो सीट आ गया किसी अन्य पार्टी को। ये तीनों मिलकर सरकार बनाया तो इसको कहेंगे गठबंधन का सरकार। अब क्या होगा कि भाजपा वाला 100 गो विधायक चाहेगा कि हम अपना बात हम करें, नहीं चलने वाला है। जदयू वाला 100 गो चाहेगा कि हम अपना बात मनवा ले, नहीं चलने वाला है। तो यही दिक्कत होता है किसमें? गठबंधन के सरकार। देखिए, लिखना है कि जब 2 या 3 पार्टी मिलकर सरकार बनाता है तो वो बहुत कमजोर होता है, और इसमें से कोई अगर भागा तो सरकार गिर जाएगा। लिखिएगा, जब 2 या 3 पार्टी मिलकर सरकार बनाता है तो बहुत कमजोर होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपना मर्जी से देश के भले के लिए कड़े फैसले नहीं ले पाते। अपना मर्जी से देश के भला के लिए कड़ा फैसला सबके मंजूरी होगा तभी। उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि अगर कोई सहयोगी पार्टी से नाराज हुआ तो सरकार गिर जाएगा। अभी बतेबे किए हैं, अभी हम आपको पता है ना, इसमें से कोई भागा तो सरकार गिर जाएगा। इसलिए सरकार को हमेशा डर रहता है कि अगर कोई नाराज हो गया तो हमारी सरकार गिर जाएगी। तो यही सब बात आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है? लोकतंत्र की स्थापना में वहां क्या बाधाएं हैं? देखिए,
नेपाल में अब तो लोकतांत्रिक गणतंत्र है, 2008 में है ना लागू हुआ। नेपाल में लोकतांत्रिक गणतंत्र व्यवस्था लागू है। वहां दो बड़ी बाधाएं ये हैं। पहली बाधा है वहां बार बार संविधान और सरकार बदलते रहता है। लिखिएगा नेपाल में अभी लोकतंत्र की व्यवस्था लागू है, लेकिन वहां पे दो बाधाएं हैं। पहला बाधा कि वहां का संविधान और सरकार बार बार बदलता रहता है, जिससे देश स्थिर नहीं रह पाता। और दूसरा लिखिएगा, और दूसरी बाधा क्या है कि राजनीतिक दलों के बीच आपसी खींचतान बहुत ज्यादा होता है। यानी राजनीतिक दल के बीच बहुत सारा विवाद आपस में होते रहता है, नेपाल में बराबर होते रहता है। दो गो बात लिखिएगा, पहला कि संविधान और सरकार बार बार बदलता है, जिससे देश स्थिर नहीं रह पाता है। और दूसरा कि जितना भी पार्टी है उसके बीच बहुत खींचातानी होता है, बहुत ज्यादा, मतलब समझ गए होंगे आप, छापटक होता है ना, खींचतान होता है। क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? सही बात है भाई। देखिए हाँ, लिखिएगा हाँ, अशिक्षा लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। लिखिएगा अशिक्षा लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि अशिक्षित लोग जो होता है बाबू, वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, आप थोड़ा सा पैसा के लालच में आकर के, लिखिएगा हाँ, लोकतंत्र के लिए शिक्षा का बहुत महत्व है। लेकिन इस लाइन में क्या लिखे हम? हाँ, अशिक्षा लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। जिसके पास अशिक्षा नहीं होता है वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, तनिका पैसा के लालच के नाम पे गलत उम्मीदवार को वोट दे देता है। जब तक लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक वो अपना अधिकार को नहीं जानेंगे और देश की समस्या को नहीं जानेंगे और गलत लोगों को वोट देते रहेंगे। इतना बात आप लिख दीजिएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, 2-3 बार पढ़िएगा, आपने समझ में आ जाएगा। ठीक है। लोकतंत्र को मजबूत करने में कानून की शासन की क्या भूमिका है? देखिए, कानून के शासन का मतलब होता है देश में संविधान ही सबसे ऊपर है। कानून के शासन का मतलब होता है कि देश का संविधान सबसे ऊपर है। कोई भी नेता कानून से बड़ा नहीं है। कानून के शासन का मतलब देश में संविधान सबसे ऊपर है। संविधान से ऊपर न कोई नेता है, न कोई अमीर है, कोई नहीं है। ठीक है ना। यह लोकतंत्र को मजबूत करता है। हाँ, यह लोकतंत्र को मजबूत करता है। कानून के शासन में न कोई अमीर होता है, न कोई गरीब होता है। इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है और किसी को भी जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह, क्योंकि अमीर या गरीब सबके लिए एक जैसा न्याय करता है। समाज में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। इतना बात आपको लिख लीजिएगा, नहीं तो हम जैसे बोले वैसे भी लिख सकते हैं। आप लिखिएगा कि कानून के शासन का मतलब देश में संविधान सबसे ऊपर होता है। कानून के संविधान का मतलब देश में संविधान सबसे ऊपर है। संविधान से ऊपर न कोई नेता है, न कोई विधायक है, न ही कोई पुलिस है ना। कानून के शासन में सबको समान अधिकार मिलता है, सबको न्याय मिलता है। इसमें किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होती है। इतना भी है, जैसे हम बोले हैं, देखिए जैसे हम बोले हैं ऐसे लिख दीजिएगा तो आपका एकदम बेहतर हो जाएगा। नहीं तो ये छापिएगा तो छाप सकते हैं, लेकिन क्या कहें, आपको समझना पड़ता है बाबू, समझना पड़ता है ना। क्षेत्रीय दल किस प्रकार लोकतंत्र? देखिए जदयू क्या है? क्षेत्रीय दल है। राजद क्या है? क्षेत्रीय दल है, जो खाली एगो राज्य में लड़ता हो। ठीक है ना। देखिए, जब क्षेत्रीय दल पूरे देश की तरक्की के बजाय सिर्फ अपने ही क्षेत्र के फायदे की बात करने लगता है, क्षेत्रीय दल पूरे देश के तरक्की के बजाय सिर्फ अपने ही क्षेत्र के तरक्की के बारे में बात करने लगता है। ठीक है, क्षेत्रीय दल सिर्फ अपने ही क्षेत्र के फायदे की बात करने लगता है, तो इससे देश की एकता कमजोर होती है। इससे देश की एकता कमजोर होती है। क्या लिखना है बाबू ने कि जब क्षेत्रीय दल पूरे देश की तरक्की के बजाय सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास की बात करने लगता है, इससे देश की एकता कमजोर होती है। देश की एकता कमजोर होती है। इससे राज्यों के बीच पानी को लेकर के, बिजली को लेकर के, जमीन को लेकर के, है ना, आपसी विवाद बढ़ने लगते हैं। यानी हर राज्य जो है अपना अपना खाली सोचने लगता है, तो कहता है हम आपको पानी कहाँ दे, हम आपको बिजली कहाँ दे। इस सब को लेकर के आपसे में राज्य में एक राज्य से दूसरे राज्य में विवाद शुरू हो जाता है। ठीक है, तो लिखिएगा कि क्षेत्रीय दल पूरे देश की तरक्की के बजाय जब खाली अपने ही क्षेत्र के विकास के बारे में सोचता है, तो ऐसे में देश की एकता कमजोर होती है और साथ में राज्यों के बीच पानी को लेकर के, बिजली को लेकर के, जमीन को लेकर के आपसी विवाद बढ़ जाता है और इससे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा क्या है, तो खतरा है। इतना बात आपको इसमें लिखना है। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी से क्या नुकसान होता है? देखिए, ये क्वेश्चन सब बहुत VVI पढ़ा रहे हैं बाबू रे, एकदम समझिए
हाई टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर वाला क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं VVI। देखिए इसका नुकसान यह होता है, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी का क्या नुकसान होता है। देखिए इसका नुकसान यह होता है कि पार्टी के अंदर असली चुनाव नहीं होते और सारी ताकत बड़े नेताओं के पास रहती है। यानी कि इसका मतलब सीधा है कि मान लीजिए वो पार्टी है, उस पार्टी में जितना कार्यकर्ता है केकरो बात नहीं सुना जाता है। जीएस में खाली नंबर पर है, नंबर पोस्ट पर है, नंबर पदवी में है, ओकरे बात खाली सब सुनता है, वही जो कहेगा सब होता है। इसी में दिक्कत है, सबका बात सुनना चाहिए, है ना, तो यही बात है। देखिए इसका नुकसान यह होता है कि पार्टी के अंदर असली चुनाव नहीं होते हैं तो सारी ताकत बड़े नेता के पास रहता है। इससे ईमानदार और मेहनती कार्यकर्ता की आवाज दबा दी जाती है और सिर्फ चापलूसी करने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं, चाटने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। जो उस बड़का नेता के आगे पीछे करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। यही है खतरा। किसी पार्टी में आप ज्वाइन लिए लेकिन आपके बात को कोई सुन भी नहीं करेगा, क्योंकि सब जगह आजकल क्या है, आंतरिक लोकतंत्र का कमी है। ठीक है ना। राजनीतिक पार्टी में जब अंदर में कोई चुनाव नहीं हो तो सारी अधिकार, सारी शक्ति बड़े नेता के पास ही होती है। इससे उस पार्टी के अंदर काम करने वाले मेहनती और ईमानदार कार्यकर्ता की आवाज दब जाती है और जो चापलूसी करते हैं वे लोग आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे करके लिखना है, ठीक है। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आपका, क्योंकि अब आ चुका है हम लोग का दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय में सबसे पहला क्या है कि वर्तमान भारतीय राजनीति में हम क्या कहे थे, डायलॉग याद है ना, कि जब जब पॉइंट चमकेगा तब तब नंबर बमकेगा। दीर्घ उत्तरीय में पॉइंट याद रखना है। लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौती है अपना सबके सोझे याद रखिएगा कि लोकतंत्र का चुनौती क्या क्या है। जितना भी आई आपकी किताब में है वही हम पढ़ाएंगे, ठीक ना। देखिए जाति, इसका पहला पॉइंट लिखिएगा जातिवाद और सांप्रदायिकता। भारतीय लोकतंत्र का चुनौती क्या है, पहला जात और दूसरा धर्म। जात और धर्म भी लिख सकते हैं, पॉइंट को चेंज कर दीजिएगा, जात और धर्म लिखिएगा। भारत एक ऐसा देश है जहां विकास के बजाय सब दिन जाति या धर्म में ही लोग आपस में बटे रहते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर विकास का मुद्दा जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हर दिन जो है हमारे देश में दंगा फसाद होते रहता है। इतना लिखना है आपको, खुद से लिखना है। हम देखिए पॉइंट बता दिए, क्या लिखना है देख लिया। तो उसके बाद आपको इसमें ये याद रखना है कि इसमें और भी लिख सकते हैं आप कि जाति और धर्म के आधार पर लोग आपस में बढ़ जाते हैं। इसका फायदा नेता लोग लेते हैं। नेता लोग अलग अलग जाति के लोग को, अलग अलग धर्म के लोग को बहकाते हैं, उनसे वोट लेते हैं, है ना। इस तरह देश में जो है अशांति फैल जाता है। जितना लिखना हो गप उतना लिख सकते हो, यानी 2 पॉइंट लिखना है, जाति या धर्म पहला में। दूसरा लिखना है भ्रष्टाचार और कालाधन। देखिए यहाँ पे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बहुत अमीर है, करोड़ों रुपया गबन करके रखे हुए हैं। इससे हमारे देश का विकास रुक रहा है। देश में चारों ओर भ्रष्टाचार भी लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। यानी दूसरा पॉइंट लिख दिया, काला धन लिखिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना धन बेईमानी से कमा करके दूसरे देश में जाकर जमा करके रखे हुए हैं, और ये काले धन जमा होने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। यानी दूसरा पॉइंट आपको समझा दिया। अब देखिए पॉइंट पे क्या लिखना है वो इसमें भी लिखा हुआ है, और अगर आप इसको लिखेगा ये भी ठीक है, जो हम बोल रहे हैं वो भी ठीक है, ठीक है ना। दोनों पॉइंट ठीक है, क्योंकि दोनों तो मेरा ही लिखा हुआ है। देखिए तीसरा पॉइंट है परिवारवाद। ये भी लोकतंत्र के लिए क्या है तो बाबू ने चुनौती। बड़ी पार्टियों में नेताओं के बच्चे ही आगे बढ़ते हैं, जिससे आम नागरिक का को मौका नहीं छीन जाता है। मैंने परिवारवाद लिखिएगा कि बड़े बड़े पार्टी में नेता सिर्फ अपने ही बेटा बेटी पत्नी रिश्तेदार को मौका देते हैं, ईमानदार कार्यकर्ता की आवाज को दबा दिया जाता है। इस तरह क्या होता है बाबू रे, तो आम नागरिक का जो है मौका वो छीन जाता है, आम नागरिकों का जो अधिकार है वो खत्म हो जाता है। तीसरा पॉइंट परिवारवाद लिखिएगा। चौथा लिखिएगा आर्थिक असमानता। इस सब लोकतंत्र का चुनौती है। जाति धर्म पहला चुनौती, भ्रष्टाचार कालाधन दूसरा पॉइंट, है ना, परिवारवाद वंशवाद तीसरा पॉइंट, और आर्थिक असमानता चौथा पॉइंट। इस बात को याद रखना। देखिए जब तक हर नागरिक को रोटी कपड़ा और मकान जैसा सुविधा नहीं मिलेगा तब तक लोकतंत्र पूरी तरह सफल नहीं होगा। ये बात लिखेगा कि जब तक आदमी को रोटी कपड़ा मकान इत्यादि सबको बराबर नहीं मिलेगा तब तक हमारा देश जो है वो आर्थिक रूप से समान नहीं कहलाएगा। इसे लिखना है चौथा पॉइंट। चारों पॉइंट को याद करके इस पे लिखना है, ठीक है। दूसरा है कि बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र के विकास में कैसे सहायक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए
लिखिएगा पंचायत में 50% आरक्षण, ये पहला पॉइंट लिखिएगा, महिला को मिला हुआ है। ठीक है, लिखिएगा बिहार एक पहला राज्य है जहां महिला को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया है। माने 100 में 50 को महिला मुखिया होगा, 50 को महिला जो है सरपंच होगा, है ना। इससे हजारों ग्रामीण महिलाएं मुखिया और सरपंच बनकर नेतृत्व कर रही हैं। तो यही बात लिखना है कि बिहार हमारा एक पहला ऐसा राज्य है जहां पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, जिससे हमारे बिहार में हजारों महिलाएं मुखिया और सरपंच बनकर काम कर रही है। ठीक है, नेतृत्व नहीं होगा तो काम कर रही है। अब है दूसरा पॉइंट, देखिए महिला के लिए पहला पॉइंट समझ में आ गया, 50% आरक्षण। दूसरा पॉइंट, समस्याओं का समाधान। महिलाएं साफ पानी, शिक्षा और शौचालय जैसे मुद्दे पर ज्यादा ध्यान देती हैं। यानी महिलाएं जो होती है साफ पानी यानी स्वच्छता पे, शिक्षा पे और शौचालय जैसे मुद्दे पे सबसे अधिक बोलती है और आंदोलन भी करती है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा। तीसरा लिखिएगा सामाजिक बदलाव। राजनीति में आने से, देखिए महिला जब राजनीति में आई है तब से समाज की पुरानी सोच बदली है। क्या लिखिएगा बाबू रे? महिला जब से राजनीति में आई है तब से समाज की पुरानी सोच बदली है। अब महिलाएं सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े फैसले लेकर लोकतंत्र को भी मजबूत कर रही है। यानी अब सिर्फ महिलाएं घर तक ही नहीं काम कर रही है बल्कि बाहर निकल के भी काम कर रही है और बड़े बड़े फैसले ले रही है। जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? महिला है। ठीक ना। तो जितना भी महिला के बारे में लिखना हो, महिला कितना बदल गई है पहले से, ये सब इस पॉइंट में लिख दीजिएगा, सामाजिक बदलाव। ठीक है, तो ये हम लोग का 3 गो पॉइंट इसमें हो गया। 3 पॉइंट से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा देखिए आतंकवाद। आप लोग देखे होंगे घटना, पहलगाम हमला हुआ है ना, मारा गया, लोग डर गए। अब कश्मीर घूमने से लोग डर रहे हैं। ठीक है, तो लिखिएगा आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, स्पष्ट करें। तो पहले लिखिएगा आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, इसे निम्न बिंदु से समझा जा सकता है। यहां लिख दीजिएगा ऊपर में, इसे निम्न बिंदु से समझा जा सकता है। एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। और तब लिखिएगा पहला पॉइंट, आजादी का सुरक्षा और खतरा। आतंकवाद समाज में एक ऐसा खौफ और डर पैदा कर दिया है कि लोग किसी जगह घूमने जाने से पहले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ठीक है ना, उनकी आजादी एक तरह से छिन जाती है। इस तरीका का बात इसमें लिखिएगा। आतंकवाद समाज में डर पैदा इतना कर दिया है कि लोग कहीं भी जाने से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। आपको ही नहीं होगा लिखे हुए, तो हम जो बोल रहे हैं यही लिखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए देश की एकता को खतरा। देखिए आतंकवादी लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे भाईचारा खत्म होता है और दंगा फसाद होता है। आतंकवादी लोग जो होते हैं उन जिहादी होते हैं, वो सिर्फ जो है अपने धर्म के लोगों के बच्चे को जो है बहला फुसला कर और दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काते हैं, जिससे देश में क्या होता है बाबू रे? दंगा होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, जो बोले हैं मुंह से वही पॉइंट सब लिखिए, बात सब लिखिएगा। तीसरा लिखिएगा आतंकवाद के कारण क्या होता है? विकास रुक जाता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। आतंकवाद वाला इलाका में, जना कश्मीर में देखिए, आतंकवाद वाला इलाका में नया नया फैक्ट्री नहीं खुलता है, नया उद्योग नहीं खुलता है, रोजगार के अवसर लोगों को नहीं मिलता है ना। सारा पैसा जो है सुरक्षा में और सेना पे खर्चा हो जाता है। सारा धन कहाँ खर्चा हो जाता है? सुरक्षा में, है ना, देश की सुरक्षा में और सेना में खर्चा हो जाता है। तो उसके बाद लास्ट में आपको लिखना होगा पॉइंट के बाद निष्कर्ष, कि आतंकवाद लोकतंत्र को अंदर से खोखला करने वाली सबसे भयानक चुनौती है। ये लाइन लिखना पड़ेगा बाबू। आतंकवाद लोकतंत्र को अंदर से खोखला कर रहा है और ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चुनौती अगर कोई है तो वो आतंकवाद है। तो ये पूरा चैप्टर हम लोग का खत्म। हिस्ट्री 8 पार्ट, राजनीति 5 पार्ट। अब चलेंगे हम लोग अर्थशास्त्र की दुनिया में। अर्थशास्त्र या भूगोल दोनों का तैयारी होगा बाबू। नया प्लेलिस्ट बनेगा और उस प्लेलिस्ट में भूगोल, एक प्लेलिस्ट में भूगोल की तैयारी होगी, एक में अर्थशास्त्र की तैयारी होगी। आप लोग इस वीडियो को पढ़ लिए, कमेंट कर दीजिए और जो जो आपके क्लास में बच्चा लोग है जो हमसे पढ़े नहीं पढ़े सबको शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर। ठीक है, धन्यवाद।